नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। यह हमारा पॉलिटी का पहला टॉपिक है जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टॉपिक, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को निरंतर अंत तक देखें। और इस जो हम आपके लिए पहला विषय आज लेकर आए हैं वो है संविधान। तो दोस्तों समय को बर्बाद किए बिना, संविधान क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान की विशेषता क्या है, भारत के संविधान पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान का क्या मूल ढांचा रहा है, किस प्रकार से भारत का संविधान बना। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के सामने विचार रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा है संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। यहाँ देखिए दोस्तों, संविधान का मतलब है सम धन विधान, अर्थात सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। दोस्तों सम धन विधान का मतलब है, सम का मतलब है एक समान, है ना। सम का मतलब है एक समान और विधान का मतलब है नियम अथवा कानून। विधान का मतलब क्या है? नियम अथवा कानून। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समान नियम अथवा कानून, या कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए एक समान कानूनों के समूह को ही संविधान कहते हैं। सभी लोगों के लिए, एक देश के अंदर रह रहे सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान नियमों अथवा कानूनों के समूह को हम संविधान कहते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आप हमारे इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स भी बनाइए निरंतर, और वीडियो को पूरा देखना ताकि हर एक पॉइंट पे आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान से को जानने से पहले हम देखेंगे संविधान का अर्थ। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में संविधान का अर्थ क्या है? राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में संविधान का क्या अर्थ है? राजनीतिक विज्ञान, संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक कानूनों, नियमों और सिद्धांतों का वह लिखित और अलिखित दस्तावेज है। लिखित और अलिखित दस्तावेज किसका? नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का वह दस्तावेज है जो उस देश की शासन व्यवस्था को, नागरिकों के अधिकारों को, कर्तव्यों और सरकार के कार्यों और कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं। उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। अर्थात हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संविधान क्या है? किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो मूल रूप से हमारे कुछ कानून या नियमों का ढांचा होता है, वह लिखित या अलिखित रूप से जिस प्रकार से भी होता है, उन नियमों और कानूनों के समूह को क्या कहेंगे? हम संविधान कहेंगे। तो दोस्तों भूलना नहीं, इसको आप याद रखेंगे, और क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान का जो शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक यूएसए में जगह है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? डिमांड उठती है। किसकी डिमांड उठती है? देखो यह क्या है, सबसे पहले यूएसए की फिलाडेल्फिया सम्मेलन वहाँ पर जो होता है, सम्मेलन कब होता है? 25 मई से 17 सितंबर 1787 के बीच होता है। कब होता है? 25 मई से 17 सितंबर 1787 में क्या है? एक सम्मेलन होता है जिसमें संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग उठी। सबसे पहली मांग मानी जाती है संविधान निर्माण की। सबसे पहली मांग कब उठी थी? फिलाडेल्फिया सम्मेलन यूएसए से उठी थी। कब? 25 मई से 17 सितंबर के बीच में जो एक सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या है? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की सबसे पहले दोस्तों मांग उठी थी। बहुत बढ़िया है। आप लोग अगर इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो आपके माइंड में परमानेंट रूप से सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और यह संवैधानिक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किसको संवैधानिक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले कोशिश किसने की थी?
थी? संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व के स्तर पर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो फिलाडेल्फिया में जो एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में क्या हुआ था? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई दोस्तों। और यह विश्व का सबसे पहले प्रयास था, विश्व की सबसे पहली मांग थी किसकी? संविधान सभा की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संवैधानिक सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? परिसंघ अर्थात अमेरिका के अंदर, अमेरिका देश के अंदर, अमेरिका संघ के अंदर लेखों में संशोधन करके क्या है? संविधान का निर्माण करना था। इसका तो मुख्य उद्देश्य क्या था? परिसंघ में संशोधन करके संविधान का निर्माण करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले संविधान निर्माण में कहाँ पर कोशिश की गई, किसके द्वारा कोशिश की गई, किस सम्मेलन में की गई, सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपने याद रखना, फिलाडेल्फिया कहाँ पे है? अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है ना? कब हुआ था यह सम्मेलन? 25 मई से 17 सितंबर 1787 को हुआ था। ओके, उसके बाद यहाँ सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का तभी माना जाता है। यहाँ सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठी और संविधान सभा बनी, संविधान भी बना। उसके बाद फ्रांस में दोस्तों संविधान सभा की मांग उठी थी। कहाँ पे उठी थी? सब फ्रांस में। यूएस के बाद क्या है? फ्रांस में संविधान सभा की मांग उठी और संविधान सभा का निर्माण करके क्या है? वहां पर दूसरे नंबर का, विश्व के स्तर पे दूसरे नंबर का संविधान तैयार होता है। कहाँ का है? वह है फ्रांस का। इसी के साथ दोस्तों, क्यों किसी भी देश का संविधान है, भारत का संविधान है, यूएसए का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, रशिया का संविधान है, आपका जर्मनी का है, किसी भी देश का संविधान है। संविधान में ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो एकदम से परिपूर्ण हो जाए, एकदम से सही हो जाए। कुछ भी हम कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कमी क्या है हम लोगों से हो जाती है या रह जाती है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे पहले ही प्रावधान क्या है? किसी भी देश के संविधान में या भारत के संविधान में अगर कुछ कमी रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस कमी को खत्म करने के लिए क्या है, या समय और परिस्थिति के अनुसार क्या है, संविधान में बदलाव करने के लिए क्या है, संविधान के अंदर क्या है, कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, संविधान की प्रासंगिकता बनी रहती है, संविधान की प्रासंगिकता बनी रहती है समय और स्थिति के अनुसार। अब 1950 में हमारा संविधान बनकर क्या लागू हो गया था। 1950 में हमारा संविधान का जो रूप था, 1950 में जो उसमें प्रावधान दिए गए थे, अभी 2025 में क्या उन्हीं प्रावधानों के अकॉर्डिंग देश चल सकता है? नहीं चल सकता। उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। और परिवर्तन कैसे हो गए? कुछ ना कुछ उसमें क्योंकि प्रावधान किए गए हैं, और प्रावधान किए हैं यही संशोधन है ना। उसमें क्या है, हर एक संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान किए होते हैं जिसमें संविधान का कि प्रासंगिकता बनी रहे और संविधान एज इट इज देश के अंदर सभी नागरिकों के हित में कार्य करता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारत का मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय क्या है, जो उसका मूल रूप था, वास्तविक रूप था संविधान का, मूल संविधान के बारे में अगर हम देखते हैं, भारत का जो मूल संविधान था वो कैसा था कि बनकर कब तैयार हुआ था? मैंने अभी बताया 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, ये हम बाद में देखें कि किस तरह से बना, क्या संघर्ष किसने किया। अभी हम सिर्फ संविधान के बारे में बता रहे हैं, संविधान किस तरह से बना, संविधान सभा कब बनी, किस तरह से बनी, इसका भी हम आप लोगों के बीच वीडियो लाएंगे जिससे हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। अब 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? भारत के संविधान को लागू किया गया, समर्पित कर दिया गया देशवासियों के लिए कि अब पूरा देश क्या है, संविधान में लिखे गए नियम और कानून के आधार पर चलेगा, और जो इसके आधार पर नहीं चलेगा उसको भी क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं कि वह दोषी किस तरह से करार दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल हमारा संविधान था, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, और वर्तमान के परिदृश्य में मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान के परिदृश्य में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और अब लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं।
मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान जब 1949 में बनकर तैयार हुआ, जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सिंपल सी बात है, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 2025 में कितने हैं? 470 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि भाग कितने थे मूल संविधान में। मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने भाग थे और वर्तमान में कितने भाग है? उस समय थे कितने थे दोस्तों? उस समय थे 22 भाग। मूल संविधान में मात्र 22 भाग थे और वर्तमान में इसमें 3 भाग और जुड़ चुके हैं। अब इसमें कितनी संख्या हो गई है? 25। ये सिर्फ भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान की बात करें और वर्तमान की भी बात करें कि अब उस समय कितना था और अब कितना है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये ध्यान रखना। और अब कितनी है? अब 12 हो गई दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाने में कितना समय लगा आप सभी को मालूम है कि 1946 से हमारा संविधान बनना तैयार हो गया था। 9 दिसंबर 1946 से। कब से? 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। तो 19 दिसंबर 1940 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक के अगर हम टाइम पीरियड को काउंट करते हैं टोटल, तो ये हो जाता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो दोस्तों संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, समझ गए? ओके। अब क्या है कि अब तक जो संविधान में है, भारत के संविधान में है, वह कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर हम देखते तो भारतीय संविधान में अभी तक मैंने बताया था कि भारतीय समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव के प्रावधान हैं, जिससे संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे। क्या प्रावधान है? संशोधन का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है और निरंतर हमारे भारतीय संविधान में निरंतर संशोधन हो रहे हैं। अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो 106 संशोधन भारतीय संविधान में 2023 में 106 संशोधन हुआ है। अभी तक कितने संशोधन हो चुके भारतीय संविधान में? 106। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितने संशोधन हुए? 106। तो ये था संविधान का, भारतीय संविधान का मूल ढांचा कि कब कितना था और अब कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संविधान की विशेषता क्या है। भारतीय जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संविधान एक भौतिक वस्तु है। क्या है? संविधान एक भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु क्या है दोस्तों? भौतिक वस्तु का मतलब क्या है? जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे है ना। अब भौतिक संविधान के अब भौतिक वस्तु तो है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा संविधान पर नजर मारेंगे। संविधान को क्या माना जाता है? देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान है, क्योंकि देश के ऊपर प्रतिनिधित्व कौन करता है? संविधान ही करता है। हालांकि प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो भी प्रतिनिधि चुनकर हम लोग देश में या राष्ट्र में रखते हैं, वह प्रतिनिधि भी इसी संविधान के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है। तो देश का या राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। यही संविधान है। ठीक है, संविधान क्या करता है? एक प्रतिनिधि संविधान के दायरे में रहकर प्रतिनिधित्व करता है देश का, और प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधि करने वालों को क्या बोलते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष बोलते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष मतलब कि राष्ट्र का अध्यक्ष या देश का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या दोस्तों? 2 प्रकार से हमारे बीच आता है। देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है या राष्ट्र अध्यक्ष है, वह 2 विधियों से बनता है। राष्ट्र अध्यक्ष कितने विधि से बनता है? 2 विधि से बनता है। 2 विधि कौन कौन सी? एक है वंशानुगत, ठीक है, एक बनता है जो हमारा देश का प्रतिनिधि है वंशानुगत बनता है, या फिर बनता है निर्वाचित होकर। वंशानुगत का मतलब क्या? वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र ही बनेगा, यह वंशानुवाद है ना, वंशानुगत है। और निर्वाचन होने का मतलब है दोस्तों जहां पर चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा किसी अपने पसंद के व्यक्ति को अपना क्या बनाया जाता है? राष्ट्र अध्यक्ष
प्रतिनिधि बनाया जाता है। वहाँ पर चुन के जो अपना प्रतिनिधि बनाते हैं वहाँ बोलते हैं निर्वाचन, और जहाँ पर वंश के आधार पर बनता है वहाँ बोलते हैं वंशानुगत। अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर वंशानुगत प्रतिनिधित्व चलता है, जहाँ पर वंशानुगत होता है, जहाँ पर वंशानुगत होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है वंशानुगत। कौन चलते हैं, राजा या रानी। अभी राजा है जो देश का क्या है प्रतिनिधित्व कर रहा है, या राष्ट्र का जो अध्यक्ष है कौन है, राजा है। राजा के बाद कौन रहेगा, उसका पुत्र, ठीक है, जो जिसको क्या बोलते हैं राजकुमार, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र बनते रहेगा। इसको बोलते हैं राजा और रानी, यही चलेगा। और जहां पर राजा या रानी शासन करते दोस्तों, वहां पर होता है राजतंत्र, है ना। राजतंत्र, राजा का शासन, तंत्र का मतलब होता है शासन, राजा का शासन। जहां पर राजा या रानी शासन कर रहे हैं वहां है राजतंत्र। और बात करते हैं निर्वाचन की, ठीक है। और अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं तो अगर राजतंत्र है तो दुनिया के लगभग 43 देशों में राजतंत्र है। वर्तमान के परिदृश्य में विश्व में लगभग 43 देशों में, 43 कंट्रीज में दोस्तों क्या है, राजतंत्र है। इसमें प्रमुख जो देश है, प्रमुख कंट्रीज है, वो है सऊदी अरब है, वहाँ राजतंत्र है, ठीक है। जैसे आपका जापान है, वहाँ राजतंत्र है। आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। आपका और क्या है, ये जो मुख्य देश है इनमें क्या है, राजतंत्र है। और विश्व का और क्या है, अगर हम निर्वाचित की बात करें, निर्वाचन होकर जहां आता है, निर्वाचन होकर कौन आता है दोस्तों, राष्ट्रपति, ठीक है। वहां पर राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। वहां पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति। और जहां राष्ट्रपति शासन करता है उस देश में क्या होता है, राजतंत्र नहीं होता, उस देश में होता है गणतंत्र। गणतंत्र, लोगों का शासन, ठीक है। और गणतंत्र विश्व की अगर बात करते तो विश्व के अधिकतम देशों में गणतंत्र ही है, ठीक है। विश्व में अब 43 देशों में अगर राजतंत्र है तो जितने बाकी देश बचते वहां पर गणतंत्र है। गणतंत्र है जहां पर क्या है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से बनाते हैं, अपने वोट के माध्यम से बनाते हैं, जो जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, ठीक है। और गणतंत्र है, इसमें जैसे भारत है, इटली है, जर्मनी है, चीन है, यूएसए, ये सारे क्या है, गणतंत्र कंट्रीज है। यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है, ठीक है। और अगर हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारा देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अभी तक इतना बड़ा संविधान किसी का नहीं लिखित संविधान जितना बड़ा हमारे देश का संविधान है, ठीक है जी। जिसको लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, बहुत समय लगा। इसीलिए क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की, तीसरी विशेषता देखो दोस्तों, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। अब हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में ऐसे कानून नहीं बने हैं जो बहुत ही ज्यादा कठोर हो, जैसे सऊदी अरब में है, किसी ने थोड़ा सा गुनाह कर दिया लटका दो फांसी पर, खत्म कर दो, है ना। और इतने भी नॉर्मल नहीं है, इतना भी हमारा क्या बोलते हैं, लचीलापन नहीं है कि बड़ी से बड़ी सजा को माफ कर दे। तो यहाँ का जो भारत का संविधान है उसमें कठोरता जितनी है उतना इसमें लचीलापन भी है। तो इसमें क्या है, कठोरता और लचीलापन का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, चौथी महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। एकल नागरिकता, अब एकल नागरिकता क्या होता है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल और दोहरी नागरिकता। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता चलती है, भारत में एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता क्या है कि एक व्यक्ति को 2 प्रकार की नागरिकताएं उपलब्ध होती है, एक अपने राज्य के लिए और दूसरी केंद्र के लिए। वो क्या है, दोनों जगह अपना मत कर सकता है अलग अलग इच्छा से, लेकिन और वहाँ पर क्या है, राज्य में अलग और केंद्र में अलग उसके पास नागरिकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते तो यहाँ पर सिर्फ एकल नागरिकता है और वही एक नागरिकता यहाँ के लोगों को दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला जो हमारे संविधान की विशेषता है, भारत का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। किसका है, सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारी जो सरकार है उसका स्वरूप कैसा है, संसदीय स्वरूप है। संसद के कितने अंग है, संसद कितने प्रकार के, 2 है। कौन कौन से, राज्यसभा लोकसभा, है ना, राज्यसभा लोकसभा। यही क्या है, संसद है, जो क्या है, देश के हित के लिए, देश के सबसे बड़े क्या कानून बना, देश के हित के लिए कानून बनाती है। देश के बड़े बड़े क्या बोलते हैं,
निर्णय लेते हैं, है ना। तो संसदीय स्वरूप है कि यहाँ पर 2 सदन हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, जिनको संसद बोला जाता है। यह व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगर छठी हम विशेषता देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। अनुच्छेद 50 में हमने पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब हम इसको आपके सामने लाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, तो अनुच्छेद 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य नहीं करेंगे। अगर हमने कार्यपालिका न्यायपालिका को इकट्ठा रखा, इनका पृथकीकरण नहीं किया, तो देश के लोकतंत्र के लिए क्या है, सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण किया गया है और कार्यपालिका को बिल्कुल क्या किया गया है, स्वतंत्र किया गया है। कार्यपालिका को अनुच्छेद 50 में क्या किया गया है, स्वतंत्र किया गया है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारे संविधान की विशेषताएं। अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर मैंने बताया कि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है, ये आप कर देना, तब तक ऑप्शन ए है, क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, भारत के राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। इस दिन क्या 26 जनवरी को क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार शपथ ली थी। तीसरा ऑप्शन क्या है, दोनों सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, दोनों गलत है। इसको दोस्तों आप लोगों ने बताना है इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न मैंने यहाँ पर और लिखा, 26 जनवरी को भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया? अब देखो, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब 27 को क्यों नहीं लागू किया? 28 को कर लेते, एक दिन रेस्ट कर लेते। इन्होंने तो भाई बहुत लंबा खींच लिया, जनवरी के लिए ले गए, 26 जनवरी के लिए ले गए, 26 नवंबर से। दिसंबर का महीने वैसे हो रहा है और जनवरी के भी 26 दिन निकल गए। 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों किया गया, कोई और डेट क्यों नहीं डिसाइड की? इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या कारण रहा, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के पीछे ये कारण था कि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, लाहौर अधिवेशन में इस बात की घोषणा कर दी थी कि लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे इन्होंने क्या मनाना था, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस नहीं, स्वराज, स्वराज, इनको क्या है, स्वराज का दर्जा प्राप्त हो रहा था। उस समय क्या है, स्वराज का दर्जा मिल रहा था, क्योंकि अधिवेशन में यह बताया गया था 1929 को, लाहौर अधिवेशन में बताया गया था कि 1930 जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा, 1930 जनवरी 1930 का अंतिम रविवार को भारत के लिए स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। क्या बताया था कि जनवरी 1930 का अंतिम रविवार, कहाँ बोला गया, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1929 में। वहां पर एक बात का जिक्र किया गया था कि जनवरी 1930 का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन को क्या होगा, भारत को स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। और इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को इस अधिवेशन में जो डिसाइड हुआ था, इन्होंने क्या किया 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि उस दिन क्या आ रहा था, रविवार आ रहा था। ठीक है, अंतिम रविवार कब आया, 26 जनवरी को आया। इन्होंने क्या किया, उस रविवार को रावी नदी के तट पर क्या अपना स्वराज दर्जा पाने की खुशी में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, आज़ादी मनानी शुरू कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय उन्हें स्वराज का दर्जा नहीं मिला। लेकिन यह दिन इनके लिए क्या है, यादगार बन गया। तो यही सोचकर कि यह दिन हम पहले भी सेलिब्रेट कर चुके हैं, पुनः इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए क्या है, हम ठीक इसी दिन को क्या करेंगे,
करेंगे, अपना संविधान लागू करेंगे। और 26 जनवरी 1950 को उस दिन को याद करते हुए संविधान लागू किया गया। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो रविवार का जनवरी का अंतिम रविवार होगा, उस दिन स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। अंतिम रविवार कब आता है? 26 जनवरी को आता है। और रावी नदी के तट पर स्वराज पाने की खुशी में लोग झूमने लगे थे, आज़ादी मनाने लगे, लेकिन स्वराज का दर्जा नहीं मिला तो लोग मायूस हो गए। और उस दिन को याद करने के लिए क्या किया लोगों ने, भारतीयों ने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न भी उठता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान तो लागू किया, लेकिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा लोग लिखा क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सही है? नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है गणतंत्र की। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है गणतंत्र की। इससे संविधान लागू होने से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, संविधान के लागू होने से 26 जनवरी का कोई लेना देना नहीं है। इससे प्रश्न इसलिए यह एक गलत है क्योंकि संविधान लागू हुआ था, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई थी। और यहाँ पर मैंने बताया कि राष्ट्रपति जहाँ पर शासन करेगा उस देश को बोलेंगे गणतंत्र देश। वहाँ क्या होगा? गणतंत्र होगा। गणतंत्र होगा तो क्योंकि जब गणतंत्र होगा उस दिन जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई तो भारत क्या बन गया? एक गणतंत्रात्मक देश बन गया। ठीक है, गणतंत्रात्मक देश बन गया। यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि राष्ट्रपति ने उस दिन क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। अब हमारा जो अंतिम है वो है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आप सभी जानते हैं, शुरू में ही पहली लाइन से हम आपको क्लियर हो गया है कि किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली को चलाने के लिए, वहाँ पर लोगों को नियमबद्ध रखने के लिए क्या संविधान की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्र को संचालित करने के लिए संविधान की जरूरत है। किसी भी राष्ट्र को अगर संचालित करना है तो संचालित करने के लिए क्या है? हम लोगों के पास कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए। और नियम और कानून कहाँ होते हैं दोस्तों? वो संविधान में होते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी समाज के लिए बुनियादी नियम प्रदान करना। किसी समाज के लिए बुनियादी नियम प्रदान करना। अब देश के अंदर क्या है? देश क्या है? समाज से बना होता है। समाज के अंदर क्या है? अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग समाज सोसाइटीज बनी होती है। तो इनके लिए क्या है? बुनियादी नियम बनाने, ताकि हर एक समाज क्या है? अपना पूर्ण रूप से विकास कर सके। ठीक है, और वो विकास कैसे कर पाएंगे? जब उनके लिए कोई ना कोई नियम प्रतिबद्ध हो गए। ठीक है, तीसरा हमारे पास पॉइंट है समाज के लिए सत्ता के मूल विवरण को स्पष्ट करके सरकार बनाने के लिए। अब समाज के लिए क्या है? ध्यान देना दोस्तों, समाज के लिए सत्ता के मूल विवरण को स्पष्ट करके, समाज के लिए सत्ता के मूल विवरण को स्पष्ट करके, अब समाज है उनको बताना है कि सत्ता क्या है और सत्ता का मतलब क्या है, सत्ता क्यों जरूरी है, उनके ऊपर किस व्यक्ति की सत्ता होगी, किस प्रकार से उनके ऊपर शासन होगा, किस प्रकार से शासन करेगा, कौन करेगा, वह बात स्पष्ट करते हुए क्या है? उनको सरकार बनाने के लिए बाध्य करना। सरकार बनाने के लिए किस तरह से होगा? संविधान के द्वारा, संवैधानिक रूप से होगा। उसके बाद दोस्तों सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए संविधान जरूरी है। सरकार की कौन सी शक्तियाँ? सारी शक्तियाँ सरकार के हाथ में है। सरकार तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर सरकार के हाथ में सब कुछ होगा तो फिर तानाशाही ही तानाशाही होगी। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो वो चाहे, क्योंकि सरकार तो वो है, सरकार उनके कंट्रोल में है, लेकिन वह भी सरकार की शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं बंधे है किससे? संविधान में जो हमारे कुछ कानून या नियम बने हुए हैं, तो है ना। तो सरकार की शक्तियों को भी यह नियंत्रित करता है संविधान, ताकि वह सिर्फ और सिर्फ देश के और राष्ट्र के हित में कार्य करे। सरकार भी क्या करे? देश और राष्ट्र के हित में कार्य करे। उसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए। नागरिकों को मौलिक अधिकार, जितने भी देश पर लोग हैं उन सभी लोगों को क्या है? मौलिक अधिकार देने के लिए क्या है? हमारे पास क्या बना है? संविधान बना है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग मौलिक अधिकारों का वर्णन देखते हैं। इसका दोस्तों हम आपके सामने वीडियो लागे कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए दिए गए हैं भारतीय संविधान में। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है सरकार का गठन। कि सरकार का गठन कैसे होगा? कौन करेगा? किस तरह से होगा?
इस सब का विवरण कहाँ दिया गया? संविधान में दिया है। और क्या है? फैसले लेने का अधिकार किसको होगा? कौन फैसले लेगा देश के हित में? कौन फैसले लेगा सरकार के? कौन फैसले लेगा कि क्या कार्य देश के अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कौन फैसले लेगा? किसको अधिकार है? तो दोस्तों देखो, यहाँ फैसले लेने का अधिकार किसको होता है? देश के बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। और संसद के 2 सदन है। कौन कौन से सदन है? राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 में हम इसका वर्णन पढ़ते हैं। राज्यसभा की परिभाषा अनुच्छेद 80 में दी गई है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहेगी। आप निरंतर हमारे साथ यूट्यूब चैनल से बने रहे। आप लोगों के लिए हम क्या है, हर एक विषय से लेकर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर कहीं पर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा को हम विस्तार से, राज्यसभा की परिभाषा कहाँ दी है? अनुच्छेद 80 में दी गई है। जबकि लोकसभा जो इसका दूसरा सदन है, लोकसभा की परिभाषा कहां दी गई है? लोकसभा के बारे में कहां बताया गया है? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्य के अंदर और क्या होता है? विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है राज्य के अंदर। क्योंकि राज्यसभा के जो हमारे सदस्य है वो कहां से चुनकर जाते हैं? विधानसभा से चुनकर जाते हैं। ठीक है, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, और कि राज्य के अंदर क्या क्या होती है? विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानसभाएं लगभग हर एक राज्यों में है। देश के अंदर जितने भी राज्य है सभी में विधानसभा है। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हर एक राज्य में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन से है? उसमें है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? उच्च सदन है। विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है राज्य का। इसमें है आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद है। तेलंगाना के अंदर विधान परिषद है, 2 राज्य हो गए। तीसरा कर्नाटक के अंदर विधान परिषद है ना। महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? विधान परिषदों का गठन है। सिर्फ 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, बाकी हर एक राज्य में क्या है? विधान सभाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर 7 कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन करते हैं। संविधान क्या करता है? सरकार के अंगों के बीच जो मोस्ट है वो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, इनमें शक्तियों का बंटवारा करना है। क्या किसका कार्य होगा, है ना? कार्य का मतलब कार्य जो कार्यपालिका है या क्या हमारे देश में नाम मात्र है। अगर कोई कार्यपालिका नाम मात्र है, नाम मात्र कौन है? कौन चला रहा है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में। तो नाम मात्र कार्यपालिका हमारे देश के अंदर। अगर ये क्या है? दूसरी कौन सी है? विधानपालिका। ये क्या है? वास्तविक है। इसमें होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद न्यायपालिका है। न्यायपालिका मैंने पहले बताया है, अनुच्छेद 50 में यह स्वतंत्र है। इसके क्या है? अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा था संविधान को लेकर। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा समझ आया होगा। अगर कुछ कमी रही है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।